नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, निबंध की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें आज हम लेकर आए हैं दिल्ली दरबार दर्पण। साथियों, आज कुछ समय के पश्चात वापस से मेरा फिर से YouTube पर आना हुआ है और अब मैं रोज आपके सामने नेट से संबंधित पाठ्यक्रम के एक एक वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। साथियों, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है, जो नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस वीडियो के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र के समग्र परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, इस निबंध की समीक्षा करेंगे और इस निबंध को पूरी तरीके से अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। देखते हैं दिल्ली दरबार दर्पण। और एक महत्वपूर्ण बात साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। देखते हैं सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का समग्र परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 9 सितंबर 1850, जन्मभूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश और मृत्यु 6 जनवरी 1885। मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका देहावसान हो जाता है। उपाधि भारतेंदु की उपाधि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं काशी के पंडितों द्वारा 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1880 ईस्वी के सितंबर के सारसुधा निधि पत्र में बाबू साहेब को भारतेंदु की उपाधि देने के लिए एक प्रस्ताव छपा था। हिंदी के समाचार पत्रों ने उस पर अपनी सहमति प्रकट की थी। सभी पत्रों के संपादकों, गुणग्राही विद्वान लोगों ने मिलकर उन्हें भारतेंदु की पदवी दी थी। भारतेंदु समग्र में यह बात कही गई है, जिसके संपादक है हेमंत शर्मा। पत्रकारिता, इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन किया गया। कवि वचन सुधा, जो 1868 से लेकर 1885 तक चली, जो काशी से प्रकाशित होती थी। पहले वह मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई, फिर इसे साप्ताहिक कर दिया गया था। इसके पश्चात दूसरी पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, 1873 से 1884 ईस्वी तक चली। यह भी काशी से प्रकाशित होती थी। 8 अंक तक यह हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से तथा 90 अंक जून 1974 से इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ कि हिंदी गद्य का जो परिष्कृत रूप देखा जाता है वह इसी पत्रिका में देखा जाता है। तीसरी पत्रिका है बाला बोधिनी, जो 1874 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई। यह भी मासिक थी। यह स्त्री शिक्षा से संबंधित थी, यह ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। प्रमुख रचनाएं, नाटक इनके 17 है, जिनमें 8 अनुदित और 9 मौलिक नाटक है। अनुदित नाटक की बात करें तो विद्या सुंदर 1868 में लिखा गया। यह संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। दूसरा रत्नावली 1868 में, यह संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद है। तीसरा है पाखंड विडंबन 1872, यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है। चौथा है धनंजय विजय 1873 ईस्वी में लिखा गया, संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद है। कर्पूर मंजरी 1875, यह सट्टक श्रेणी का नाटक संस्कृत के कांचन कवि के नाटक का अनुवाद बताया जाता है। भारत जननी 1877 में लिखा गया एक गीति नाट्य है, जो संस्कृत से हिंदी में अनुवादित है। मुद्रा राक्षस 1878 में लिखा गया, जो विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। इसके बाद में है दुर्लभ बंधु 1880 में लिखा गया, यह अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। इसके अलावा मौलिक नाटकों की चर्चा करें तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873 में, प्रहसन, यह भी ध्यान रखना पूछा गया है, इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र 1875, जिसमें असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन किया गया है। तीसरा नाटक है श्री चंद्रावली नाटिका 1876,
इसमें प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। चौथा है विशस्य विस्मोदम, 1876 ईस्वी में लिखित भाण नाटक का रूप है। यह देसी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया था। पांचवा नाटक है भारत दुर्दशा, 1880 में लिखा गया नाट्य रासक है। छठवां नील देवी, 1881 में लिखा गया गीति रूपक है। और अंधेर नगरी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, 1881 में लिखा गया प्रहसन, जिसके 6 दृश्य हैं जो आप मेरे YouTube वीडियो में इसका उल्लेख या इसका समीक्षा आप देख सकते हैं, जिसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। अंतिम नाटक है प्रेम जोगिनी, 1875 में तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण इस नाटक में किया गया है। किसमें? प्रेम जोगिनी। और इनका सती प्रताप एक नाटक है जो कि अधूरा है, 1883 में लिखा गया। यह इनका अधूरा नाटक है जो बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। आगे देखते हैं। पद्य की बात करें तो इनकी कविताएं हैं सर्वस्व, 1870 में, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, संगीत सार, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, उत्तरार्ध भक्तमाल, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत, मधुमुकुल, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, प्रबोधिनी, रामलीला, दान लीला, तन्मय लीला, वैशाख महात्म्य, प्रेमा सुवर्षण, होली, देवी छदम लीला, स्वरूप चिंतन, भारत शिक्षा, मान लीला, फूल बुझोवल, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, मुँह में दिखावनी, उर्दू का श्यापा, नए जमाने की मुखरी, बंदर सभा, विजय वल्लरी, भारत भिक्षा, विजयनी, विजय वैजयंती, ये इनकी पद्यात्मक रचनाएं हैं। इसके अलावा दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा रचनाओं में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली की रचना कौन सी है। इनकी सभी काव्य रचनाओं को भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया गया है। उपन्यासों की चर्चा करें तो इनके कुछ उपन्यास भी हैं, जिनमें हमीरहट, सुलोचना, रामलीला, शिलावती, सावित्री, चरित्र, निबंध, कुछ आप बीती, कुछ जग प्रीति, कुछ कई जगह पर ये देखने को मिलता है कि ये आत्मकथा भी है। तो साथियों, ये आत्मकथा भी कुछ विद्वानों ने इसे बताया है। सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग मासा की कविता, स्वर्ग में विचार सभा, इतिहास ग्रंथ, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, दिल्ली दरबार दर्पण और चरितावली। आगे देखते हैं। भारतेंदु हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इसी कारण से इनके साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए 1870 में काशी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की गई थी। यह भी ध्यान में रखना, जिसका उद्देश्य था समस्या पूर्ति। इनके द्वारा 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य धर्म प्रचार व ईश्वरीय प्रेम था। तदीय समाज से भगवत भक्ति पत्रिका निकलती थी। 1873 में ही पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु द्वारा की गई थी। इन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, जिसके लेखक थे शीतला प्रसाद त्रिपाठी, में लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी। यह उर्दू में रसा उपनाम से लेखन कार्य क्या करते थे। इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। और भारतेंदु का प्रसिद्ध कथन है कि कालचक्र पुस्तक में हिंदी नए चाल में डली, कई बार पूछा गया है। भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल चंद गिरधर दास कृत नहुस 1857 को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। 1883 ईस्वी में भारतेंदु ने नाटक शीर्षक से एक आलोचना लिखी थी, जो आलोचना के क्षेत्र में प्रथम कदम था। और बात करें दिल्ली दरबार दर्पण, जो निबंध अपन पढ़ने जा रहे हैं, यह रिपोर्टाज से लिखा है, जो 1877 में हरीश चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस निबंध के बारे में पढ़े, तो इस निबंध के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन को इसके बारे में जानना आवश्यक है। इसमें कुछ
चेहरे हैं, कुछ पात्र हैं जिनका वर्णन इस निबंध में किया गया है, जिसमें श्रीयुत जो दिल्ली का वॉयसराय है, नवाब लुहारू, महारानी तंजौर जो राजा सरवाराम साहिब की पत्नी है, मिसेस फर्थ महारानी तंजौर की अनुवादक है, महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी तथा हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने वाली मुख्य पात्र है। इसके अलावा किलात के खान साहब है। इन सब पात्रों के अलावा गौण पात्रों में महाराज जम्बू, लेडी साहिब, कर्नल बर्न तथा कुछ शासन अधिकारी राजाओं के नाम का जिक्र इस निबंध में दृष्टिगोचर होता है। और इस निबंध के बारे में जाने तो इस निबंध के बारे में दिल्ली दरबार दर्पण भारत में औपनिवेशिक काल में राजसी दरबार होता था। यह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजाया जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य के चरम काल में सन 1877 से 1991 के बीच 3 दिल्ली दरबार लगे। सन 1877 का दरबार, जिसमें प्रोक्लेमेशन दरबार या घोषणा दरबार कहा जाता था, 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित और राजतिलक करने हेतु लगाया था। यद्यपि हरिश्चंद्र ब्रिटिश शासन के अथक आलोचक थे और इसके फलस्वरूप ही उन्हें कभी भी आधिकारिक संरक्षण नहीं मिला, फिर भी उनका अभिजात वर्ग राजघराने के प्रति सहज सम्मान था। यह निबंध भारतेंदु जी के भ्रम का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतेंदु जी ने यह निबंध क्यों लिखा? 1877 के दिल्ली दरबार का वर्णन, जिस पर क्वीन विक्टोरिया को भारत की राजराजेश्वरी घोषित किया गया था, भारतेंदु ने इसलिए लिखा क्योंकि उसी समय भारतेंदु ने बनारस के प्रिंस ऑफ वेल्स के मार्गदर्शक के रूप में काम किया था। इस तरह से निबंध लिखा गया था। समीक्षा की बात करें तो यद्यपि यह जो निबंध है इसमें हरिश्चंद्र ब्रिटिश शासन के अथक आलोचक थे, फिर भी इन्होंने जहां भी जातीय प्रगति होने की हल्की सी संभावना देखी, उसकी प्रशंसा में अपनी लेखनी चलाई। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी एक ऐसी ही मरीचिका के समान था जिसे भारतेंदु जी सच मान बैठे और इसी में भूलकर राजराजेश्वरी का गुणगान किया। तो आगे देखते हैं इस निबंध के संपूर्ण अध्ययन अपन करेंगे। साथियों, निबंध पूरा देखें, आपको अंत तक देखें, तभी यह निबंध समझ में आएगा। चलते हैं निबंध की तरफ, देखते हैं। अब राजाओं की मुलाकात का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे, पीतल के चमकीले मोटे मोटे झंडों पर राजराजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था, और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक से ये वाक्य कहे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से झंडा खास आपके लिए देता हूं, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी को आज्ञानुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूं। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात के खान को भी यह झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का होदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचौबी कपड़े, कम खाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीजें तोहफे में मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी
किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपए की चीजें दी गई। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खान का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खान पहने हुए थे वह उनके साथियों में बहुत अच्छा था, तो भी उनका उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते थे। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना था कि लंबी गजील दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बहुत भयानक था। इन्हें झंडा न मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खान साहिब के मिजाज से रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खान ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खान बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ आए थे और दो एक ऐसे थे कि जब एडी काग के बदन को झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडी काग ने पीठ पकड़ कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एडी काग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक सब धन्यवाद को नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सब में बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिख पड़े, जिनमें वायसराय ने कहा कि आपको नगर तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के ही समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो तीर्थों से बढ़कर जहां आप हमारे खुदा मौजूद है। नौबाब लोहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम होंगे कि जिन्हें हंसी न आई हो। नौबाब साहिब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नौबाबा साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। इसी के सिवाय नौबाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितनी अंग्रेजी के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूं कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया, श्रीयुत कौन? वायसराय, कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसे एक भाई कवि, ब्रदर पोइट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थे और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति सखाराम साहिब और 2 लड़कों को सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। ध्यान रखना, ये सखाराम साहिब कौन है? महारानी के साथ में उनके पति। महारानी के ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत ने वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज्यादा बातचीत मिसेस फर्स्ट से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किस बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया। महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती थी, पर अनुवादक मेम साहब ने कहा कि अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस
कि इस वर्णन के अंत में यह लिखना अवश्य है कि श्रीयुत वायसराय लोगों में इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मग्न हो जाते, तो ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तमगा पहनने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर में 5 मील में हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था जिसके गुंबज नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहरा रूपहला और शीशे का काम बना था। कमोरे के ऊपर कलश की जगह श्रीयुत राज राजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन पर सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर एक लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खवास लोग हाथी में चवर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचौबी छत्तर लगाए खड़े थे। वायसराय ने सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्मू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था, खड़े थे। उनके दाहिने बाएं और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब मद्रास और बंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इन चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग की साटन की थी जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन में बनी थी और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे, उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। इस पर राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी जिनके नाम नीचे लिखे हैं। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उड़छा, महाराणा उदयपुर, महाराज राव अलवर, राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झलावर, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरोदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जिंद, खरोद, कूच बिहार, मंडी, नाबावाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावा, जिगनी, टोरी, नोबाब टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जोरा, दुजाना, बहाल, बलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहेब भावनगर, मुरबी, पिपलोदा, जागीरदार पालदेव, मीर खेरपुर, महंत कादगा, नंदगांव और जाम नवानगर। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की उपेक्षा उससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। जहां ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरहदों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेब्ते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के अनुमान होंगे। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंध काउंसिल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लेस खड़ी थी और उत्तर की तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने के काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे जिन पर सुनहली अमारियां कसी थी और कार चौबी झूले पड़ी थी, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ भी जो मैदान में डटी थी।
यह ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहां था वही हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑव ऑनर और बाजे वाले थे, और शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑव ऑनर खड़े थे। 11:45 तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुषखंड आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपे नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे दो तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरैया एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे, का बाजा बजने लगा और गॉड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड की आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने, जो दो पाती में राज्य सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे, तुरई बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी के नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर में राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्टा यह है। महारानी विक्टोरिया, ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ था जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों को की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिलना था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति पत्र इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राज की मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया। हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म दक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हमको कोई विशेष पदवी ले। और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त कि हमने अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। इसलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिन पे हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती है, सिवाय सनद कमीशन, आधिकारिक दायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है। यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों का नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडई एम्पेरेटिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि इन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है
और यह नई पदवी न लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित है और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के भी हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे। हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। हमारी विंडसर की कचहरी से 28 अप्रैल की 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरई बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने में जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34 दो सलामी होने के बाद बंदूकों की बाढ़ दरगी और जब 101 सलामियां तोपों से हो चुकी तब फिर बाद छुट्टी और नेशनल एंथम बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े दो राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी खड़े थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तान तरह पर सलाम करना बड़े हटाई और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जमा हम नीचे लिखते हैं। सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा की श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हम अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी अपनी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के पक्की जमानत हो गई। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और पराक्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती को की अंग्रेजी और देसी प्रजा ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती ने बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतकता के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने हुए हैं और फैलते गए हैं और जिनका आज यह वर्तमान होना जो कि श्रीमती के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे अनेक पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती है, जो रक्षा करने और अपने वश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है।
और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लावे। इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों को पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों को प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ की एक है और महारानी की और राजभक्ति और शुभचिंतकता रखनी उन पर उचित है। वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया प्राय अच्छे और बड़े बादशाह से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों को राज्य प्रबंध में उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निर्बल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपनी मदद के। इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत में मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उसके पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतों को बरत सकता है। राज राजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों के दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। अंग्रेजी राज के कार्यकर्ताओं और सच्चे अधिकारी लोग वह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूं। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती और कि नौकरों के पदों को जल्दी जल्दी बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन का अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए, वरण जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार आधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुणग्राह्यता और प्रशंसा प्रकट करूँ थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों पर अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों जो कमसिनी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हो और जो निज पुरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हो जिनकी भाषा, धर्म और रीति आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीत पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। उस परिश्रम की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का ऐसा नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात पर विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों की केवल उस राजभक्ति ही की गुणग्राह्यता नहीं करती जो वे लोग उनके सिंहासन के साथ रखते, किंतु उन लाभों को भी नहीं जानती और मानती है
जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त करते हैं, तो अपने पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। इस अभिप्राय से कि श्रीमती को अपने राज के इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहिता देखने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या में ही थोड़ी सी बढ़ती नहीं की है कि किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद उन्नीत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। है हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी काम बहादुर के साथ लड़ भिड़कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना को युद्ध कीर्ति को थामे रहे और उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात का भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के लिए विश्वास का काम आप लोगों की ही को सुपुर्द करती हैं। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। हे इस देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इस प्रताप का कारण है, श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों को जी से स्वागत करता हूं और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की और आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूं। और श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीत पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज्य के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा को जो शुभ संयोग से संबंध है उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। है हिंदुस्तान की राजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए अवश्य है कि उसके प्रबंध की जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों की भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए अवश्य है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देशों का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़ कर है, बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में वहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हो, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम करने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बरसों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और संतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके और इस रीत के उन पदों के योग्य हो जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उन पर सहज रीत पर बर्ताव करना आम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और तब श्रीमती की
गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने ही में अपनी नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निबल राज्य को जीतने या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याययुक्त राज शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम में चतुराई और बुद्धिबागी के साथ भागी हो, जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा करती है कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आ रहे हैं, उनके निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखे। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई कर दे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की, और उस दशा में श्रीमती जो अपने राज के अपार बल और अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता और राजभक्ति और प्रजा के स्नेह और शुभचिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दे। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं और प्रतिनिधियों को वर्तमान होना जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ शुभारंभ के लिए बधाई दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र को स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान खिलात और राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि हो कर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों में को स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को वह कृपा पूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आज आप लोगों को अपने राजसी और राजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं ये है। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब कामकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राज्य और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर स्नेह रखते हैं। हमको यह देखकर जो जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र को इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों की स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है और हमारे राज्य का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नतियां होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपा में वाक्य की गुणग्राहिता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करें। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम के बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से सर सालारजंग, राजपुताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय की आज्ञा की दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। बहुत ही शानदार साथियों, शेयर जरूर के। धन्यवाद।